केजरीवाल जी निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने चाइना को कह दिया, चेंग वेई मामाची यो जेंग ची गंजुई। 2014 में मोदी जी ने कहा कि भैया विकास होगा। आज 2024, विकास कहाँ है? ना तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो नोटबंदी की मार से। डर तो होता है और वो फैमिली को लेकर के होता है, मेरे को खुद के को लेकर नहीं होता है। सर वाराणसी की जनता के लिए वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, मैं लगभग 10 घंटे सो लेता हूँ। बात 2017 की रही होगी, जब एक ऐसा दौर था कि डिजिटल मीडिया अपने उरूज पर था, शुरू हुआ था उरूज पर आना। उस वक्त एक लड़का सोशल मीडिया पर काफ़ी छाने लगा। वजह उसका हुनर था, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट था। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला के सोशल मीडिया पर छाने की वजह उनका पीएम मोदी की मिमिक्री करना था। काफ़ी चर्चाओं में वो रहे और बीच में गायब हो गए। एक बार फिर श्याम रंगीला चर्चा में हैं। साल 2024 चल रहा है और इस बार वजह उनका पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। श्याम हमारे साथ हैं। तो श्याम, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे, क्यों, क्या वजह रही कि आप पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतर गए? देखिए, वजह यही है कि जो चीज़ हो रही है आजकल राजनीति में, तो मुझे ये लगता है कि कॉमेडी के अंदर पहले राजनीति हुई और उससे एक कॉमेडियन में प्रभावित हुआ थोड़ा। और फिर जब मैंने देखा कि वहाँ तो राजनीति हो गई, अब राजनीति में भी कॉमेडी चल रही है, तो मुझे लगा कि अब मेरे पास करने को और कुछ है नहीं। तो वहाँ जा कर के जो राजनीति में कॉमेडी हो रही है, तो फिर कॉमेडियन को वहीं पहुँचना चाहिए। तो इसलिए मैंने विचार बनाया, मैंने कहा चाहते हैं वाराणसी और चुनाव लड़ते हैं। कुछ पर्सनल सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। श्याम रंगीला क्यों है? किसी से मैंने पूछा कि क्या पूछना चाहिए, तो ये जो वर्ड है रंगीला आपके नाम में, या आपके प्रोफेशन जो आप फॉलो कर रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी करते हैं, ये इससे भी कुछ मैच करता है। इसका वजह क्या है? रंगीला की वजह क्या है? रंगीला नाम मैंने 2015-16 में लगाया था। मेरा नाम श्याम सुंदर है वैसे, तो रंगीला अब राजस्थान से हूँ, तो वैसे राजस्थान को रंगीलो राजस्थान कहते हैं। और मैं आवाज़ें भी अलग अलग प्रकार की निकालता था, तो जो दोस्त थे मुझे रंगीला ही कहते थे कि यार तू तो रंगीला आदमी है। तो फिर वो रंगीलो राजस्थान की एक पहचान रंगीला, और फिर वो एक बोलते भी थे मुझे, तो फिर मैंने श्याम रंगीला लगा लिया था। तो इससे फिर वो नाम श्याम रंगीला ही पड़ गया। आप राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से आते हैं। आपकी जो इस प्रोफेशन की शुरुआत है एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनने की, आपको कब लगा ऐसा कि ये चीज़, ये जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उसको प्रसिद्धि भी मिल सकती है, लोग उसको उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं? कब पहली बार एहसास हुआ था आपको ऐसा? देखिए, हनुमानगढ़ में पहले हमारा गांव था, 2014 तक वहाँ पे हम रहे थे। तो उस गांव में मैंने शुरू किया था ये सब चीज़ें करना। वहाँ पे 2 दिन शो होते थे साल में, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को। तो उसमें मैं शोज़ वगैरह किया करता था। शोज़ भी क्या, मतलब चुटकुले बोलना, 2 चुटकुले बोल दिए, वो भी कॉमेडी थी। और स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था उस टाइम। तो वो जब चीज़ें वहाँ से शुरू हुई और फिर 2014 में हमने शिफ्ट कर लिया गाँव, दूसरे गाँव में चले गए, तो वो ज़िला जो है श्रीगंगानगर हो गया। और 2012 में 12वीं सरकारी स्कूल से करने के बाद मैं पहुंचा था जयपुर, और एनिमेशन में करने पहुंचा था। तो एनिमेशन का जो कोर्स था उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे जो स्टेज शोज होते थे, मेले के इवेंट हो रहे हैं, कहीं कोई मैंने जयपुर में पोस्टर देख लिया जिस पे लिखा हुआ है कि हाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, कोई अखबार का प्रोग्राम है, तो मैं उनको फ़ोन करता था, उनसे संपर्क करता था और संपर्क करके फिर वहाँ पे शोज़ करने जाता था। तो वो 10 मिनट 15 मिनट मौका मिल जाता था। तो वहाँ से फिर करते करते वो एक मतलब यूँ हुआ कि हाँ ये एक प्रोफेशन भी है। कॉमेडी के लिए बुलाने लगे लोग, और पहली बार 2000 रुपये मिले मुझे प्रोग्राम करने के। कहाँ पे? जयपुर के अंदर एक कोई शो था, तो किसी दोस्त मेरा एक दोस्त था, वो शो किया करता था, और वो जब जयपुर छोड़ के गया तो उसको किसी ने फ़ोन किया कि यार कॉमेडियन चाहिए एक, आप तो चले गए हो। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि यार एक शो है दशहरे का, तो वहाँ पे कॉमेडी करनी है। तो 2000 में बात हुई है। तो मुझे यूँ लगा कि यहाँ बड़ा इवेंट है तो 2000 मुझे देने हैं। फिर मैं जब गया और इवेंट किया तो उन्होंने मुझे धीरे से 2000 रुपये पकड़ाए। तो मुझे पता लगा कि भाई इसके पैसे मिलते हैं। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, बताया, मैंने कहा 2000 रुपये मिले हैं मुझे आज।
और उस दिन मुझे लगा था कि 2000 रुपये अगर एक प्रोग्राम के मिल जाएँ और महीने में अगर ऐसे 7-8 प्रोग्राम कर लूँगा तो मतलब गांव वालों से थोड़ा सा वो यूँ होऊंगा कि वहाँ तो रहता नहीं हूँ और उनको भी थोड़ा प्रभावी लगेगा कि हाँ भाई कॉमेडी करके पैसे कमा रहा है। तो वहाँ पे क्या मिमिक्री किए थे किसी के, या क्या किए थे वहाँ पे? मिमिक्री की थी मैंने, मिमिक्री 2-4 चुटकुले बोल दिए और उस समय सीख ही रहा था मैं मोदी जी की आवाज़। और मोदी जी जो हर जगह छाए हुए थे उस टाइम, मतलब सोशल मीडिया में आप देख लो, अखबार में देख लो, टीवी में देख लो, तो वो आवाज़ सुनते सुनते मैं वो कॉपी करने लगा था। तो कई ऐसे इवेंट होते थे जिसमें लोग जो मैं जो करता था वो सेम और भी कई आर्टिस्ट करते थे, तो वो नंबर नहीं आ पाता था कि यार आपसे पहले 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद जब मोदी जी की आवाज़ मैंने शुरू की करना तो वो पूछने लगे कि आप नया मतलब कुछ लाओ, तो मैंने कहा मोदी जी की आवाज़ है, तो वो पहली बार सबने सुनी थी, तो वो मुझे मौका मिल जाता था आगे कि हाँ चलो आप कर लो। हाँ, जैसे आपने एक बात कही थी किसी एक इंटरव्यू में कि बॉलीवुड के हीरोज़ की, हीरोइंस की, तो एक्ट्रेस की सब लोग करते हैं मिमिक्री। मैं पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करना चाहूँगा, लेकिन बॉलीवुड के एक्ट्रेस की या एक्टर्स की मिमिक्री करना एक बहुत साधारण सी एक चीज़ हो गई। ये जो आप मिमिक्री कर रहे हैं पीएम मोदी की या किसी भी एक पॉलिटिशियंस की, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, मतलब हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता ऑफेंड हो जाए, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? सर रिस्क तो है ही। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि 2015 की बात है, हमारे गांव में प्रोग्राम था और मैंने काफ़ी शो कर लिए थे, काफ़ी का मतलब कि इतने कर लिए थे कि बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया था कि कुछ भी अगर बोलना हो ऐसे तो बोल सकते हैं इन टाइम पे। तो हमारे गांव में, पुराने वाले गांव में 2014 के बाद 1 साल बाद पुराने वाले गांव में जब शो हुआ तो मैं गया वहाँ पे प्रोग्राम में। तो वहाँ पे जो है वहाँ के उस टाइम के वो सांसद आए हुए थे और मैंने मोदी जी के आवाज़ में बोलना चालू कर दिया। मैंने कहा भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत का मैंने सपना देखा है और इस सपने में आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो वो उठ करके चले गए। जब वो जाने लगे तो सब लोग खड़े हो गए और कोई आया पीछे से मेरे हाथ से माइक लिया और बोला कि यार ये मत करो और बाद में कर लेना। अरे मैंने कहा 2 लाइनें रही है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो आप सब सहयोग कीजिएगा, इतना तो बोल। अरे नहीं, वो माइक छीन लिया। हाँ, क्योंकि नकल करना एक वो माना जाता है ना कि मैं अगर अपने बॉस की नकल कर रहा हूँ तो वो ऑफेंडिंग लगेगा कि बॉस अगर सुन ले तो वो नाराज़ हो जाएगा कि अरे मेरी नकल कैसे कर रहा है। अब वो उनकी पता नहीं सोचना था उनका कि उनको क्या लगा, तो वो चले गए और गांव वाले भी उठ करके चले गए। अब वहाँ पे बच्चे रह गए, मैं रह गया। अब मेरे को वहाँ पे उस दिन बहुत बुरा लगा। अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल छोटा था कि जो पता ही नहीं चले क्या हुआ। मैंने फिर जो प्रोग्राम करवाते हैं उनको बोला, मैंने कहा आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं आपके यहाँ पे इतना पला बढ़ा हूँ, यहीं मैंने शुरू किया और आज मुझे ही उतार दिया गया। कोई सांसद आ रहा है, वो वोटों के लिए वो आ रहे हैं और गांव वाले मिलके बोल नहीं सकते उनको कि यार आप क्या हो गया, फिर इतना क्या है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की तो बात हो रही है। तो पहली बार वहाँ पे मुझे लगा था कि मतलब इस चीज़ पे ही अगर कोई गुस्सा होकर चला जाए तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ तो कुछ तो इसमें कुछ दिक्कत है, तभी तो चले गए थे वो। फिर मैंने लगभग साल भर नहीं किया था वैसा, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने धीरे रोज़ तो ऐसे करता ही था बिना वीडियो के। तो फिर दोस्तों ने बोला, एक दिन फिर मैंने हिम्मत करके कोई वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला। उस पर कमेंट बहुत सारे आए। उस टाइम मेरा कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं था कि सब्सक्राइबर थे, कमेंट बहुत आए। तो वो कमेंट देख के फिर मैं करता रहा था साथ साथ में। तो वो पहला सीन था मेरे साथ जो कोई ऑफेंड हुआ था उसमें। मतलब किसी बड़े पॉलिटिशियंस की तरफ से कभी इनडायरेक्टली कोई धमकी वमकी नहीं आई है कि? धमकी तो नहीं आई है, धमकी नहीं आई कभी कि मत करो। अच्छा चलिए, बाकी सपोर्टर से चमकीला एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, आपने शायद देखी होगी, ये सुना होगा। एक आर्टिस्ट को जिस तरह से मारा गया, वो एक पूरी एक चर्चा है। आपको, अब मैंने पहले भी पूछा था, फिर से मैं इस सवाल पे थोड़ा जोर देना चाह रहा हूँ कि जब आप रात में सोते हो या आप अपने अभी पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा होने की बात कर दी, मतलब एक दुनिया में आर्टिस्ट जो लोग हैं वो काफ़ी रिस्क पे जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली को लेके या कि आप जो कर रहे हैं वो उससे थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं होता है? सर डर महसूस होता है, डर तो होता है, और वो फैमिली को लेकर के होता है, मेरे को खुद के को लेकर नहीं होता है। अभी फैमिली ने पिछले 3 सालों से बोलना शुरू किया है कि आप शादी करवाओ। तो मैंने एक ही बात बोली है, मैंने कहा मैं अब शादी करवाऊँगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैं इस चीज़ में तैयार कर रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना, आपने देखा है
चाहे वो पेट्रोल पंप वाला मुद्दा हो, चाहे वो 3-4 चीज़ें और मेरे साथ हुई। तो मैंने कहा आपने वो देखा है, मेरे को पता नहीं मैं कुछ करूँगा और मेरे को कब जेल में डाल दे, 6 महीने जेल में रहूँगा, साल जेल में रहूँगा, महीने भर रहूँगा, नहीं रहूँगा, पता ही नहीं कोई क्या कर देगा, मुझे नहीं पता है। तो उनको ये भी लगता है कि यार ये आप छोड़ ही दो फिर। तो फिर मैंने कहा मैं छोड़ के जी नहीं पाऊँगा, मैं वैसे मर जाऊँगा। तो वो चीज़ है कि घर वालों को मैंने इतना समझाया, मैंने कहा कुछ भी होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप बस थोड़ा सा वो तैयार रहना कि हाँ चलो ठीक है, वो मैं अगर कुछ हो भी गया ना तो मैं चाहता यही था कि मैं ये करूँ, अब ये करने के बाद भी कुछ हो जाए तो कोई इलाज नहीं हो। लेकिन इतने रिस्क पे क्यों जीना है? मतलब आप एक मिमिक्री कर रहे हो किसी की, तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली भी कर सकते हो। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको एक डर महसूस होता है? नहीं, 2017 तक तो मुझे कोई डर नहीं था। क्या हुआ था 2017 में? 2017 लाफ्टर चैलेंज की जो आपकी कहानी हाँ। है, आपका आपने बताया भी कि आपका एक शो जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सका, उसको मना कर दिया गया। क्या था वो पूरी कहानी, क्या है? कहानी सर ये है कि 2017 में मेरा एक शो था, उसमें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, अक्षय कुमार जी जज थे और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था यूट्यूब के ज़रिए। यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखा, मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा सर पिछले साल इंडियाज़ गोट टैलेंट से मेरे पास फ़ोन आ चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरे पास सिलेक्शन होने के बाद उनका फ़ोन आया कि आपको मुंबई बुलाएंगे, वेट करना आप कि आपका सब सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने गाँव में चीज़ें फैला दी कि भाई मेरा आ रहा है इंडियाज़ गोट टैलेंट में शो। अब जो फिनाले आ गया इंडियाज़ गोट टैलेंट का, गाँव में मेरे पास फ़ोन नहीं आया। अब गांव वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए, बोले आज फिनाले है भाई, तेरा कब आएगा? मैं क्या, मैं आपके सामने बैठा हूँ गांव में, मैं कहाँ हूँ ही नहीं मुंबई में, तो मेरा कैसे आएगा? टीवी में थोड़ी घुस जाऊँगा मैं। अब ये उनको तो बोलने का उनका हक था, पूछने का। मेरा वो माइंड सेट ये हो गया कि यार अब मरें कि जिए कि मतलब क्या हो गया। तो मैं महीने 2 महीने तक मतलब ऐसे रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। तो जब स्टार प्लस से फ़ोन आया कि आपको इस शो में लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि पिछली बार ऐसा हो चुका है, तो कहीं आपके पास ऐसा ना हो कि बाद में आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाओ कि मैं जब अनाउंस कर दूं सबको कि अरे नहीं आप आओ एक बार करो परफॉर्म, देखो हमने परमिशन लिया। मैंने परफॉर्म किया। अब उस जो आप सवाल पूछ रहे हो उसमें सब पॉजिटिव था, परफॉर्मेंस में जो मेरा कंटेंट था वो सब पॉजिटिव था एकदम। मोदी जी के तो बिल्कुल पॉजिटिव में था, वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ और अंदाज था। उससे क्या दिक्कत हो सकती है? वो मुझे कभी मोदी जी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा क्या दिक्कत थी, या उन्होंने देखा तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि। उन्हें लगता है कि वहाँ की इंटरनल कोई पॉलिटिक्स रही होगी? आपको क्यों लगता है कि मोदी जी की तरफ से कुछ इस तरह का रीज़न आया होगा? मतलब कि उनकी तरफ से कहलवाया गया होगा कि नहीं इसको हटा दो? देखिए 1 महीना हो गया था और वो परफॉर्मेंस जो उस शो की सबसे 1 नंबर परफॉर्मेंस थी जो वो थी मेरी वाली, क्योंकि उसमें क्या है कि 3 बेल थी कुछ गोल्डन बेल, सिल्वर बेल ऐसे थी। तो वो जो बेल है वो जब बजती थी जब बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हो, और मेरी परफॉर्मेंस पे 3-4 जजों ने जाके वो बेल बजाई थी। तो मतलब वो था कि ऐसा हुआ ही नहीं था। तो चैनल ये नहीं चाहेगा कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस ना आए, और चैनल ने मुझे ये बोला और वो शो वालों ने ये बोला कि हमने पूरी कोशिश कर ली है, आपको बताने से पहले ही कोशिश कर चुके हैं हम। तो ये वहाँ से उन्होंने मुझे बोल के बोला कि ये वहाँ से आप यूँ समझ लो कि मोदी जी नहीं चाहते हैं, और उनको पता था कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ। तो वो उन्होंने मुझे ये बोला कि मोदी जी तुम्हारे जो मोदी जी हैं वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को चाहते नहीं कि टीवी पे आए। तो उसके बाद आपका मोदी जी को लेकर नज़रिया बदला, ऐसा है, या वो पहले से ही आप उनके खिलाफ लड़ना चाहते? नहीं, मैं खिलाफ तो मोदी जी के आज भी ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना चाहता था और वो मेरा सपना पूरा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2020 में जब पेट्रोल ये महंगा हुआ था, तो महंगा जब होना शुरू हुआ तो गंगानगर के अंदर 100 रुपये छुआ था पेट्रोल की कीमत, सबसे महंगा था वहाँ पे, अभी भी है। तो वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे उस पेट्रोल पंप के मालिक को ये बोला गया कि आपने अगर इस पर कार्रवाई नहीं करी तो आपकी सप्लाई बंद कर देंगे ऑयल की, और वो कर दी 3 दिन के लिए, तो उनकी सप्लाई नहीं आई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरे पे कार्रवाई हुई, वो पेट्रोल पंप के मालिक बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, वही गंगानगर के हम, वही गंगानगर के वो, और वो बोल रहे हैं कि यार क्या करूँ मैं, कार्रवाई करनी है आप पे। मैंने कहा कर दो, क्या कर सकते हो, कार्रवाई तो करो, बनती है, आपका तेल रुक गया है। तो वो पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं यार ये क्या मामला है, इसमें कहाँ देशद्रोह का केस लगेगा। वहाँ पे बता रहे हैं कि इस पर देशद्रोह का केस लगाओ, राजद्रोह का, क्योंकि इसने देश की जनता को देश की सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इसलिए आप मोदी जी के खिलाफ हो गए कि वो आपको, मतलब आपकी जो आर्ट एक कला है उसको वो पनपने नहीं दे रहे? हाँ, उसमें राजनीति आने लग गई, मुझे ही लगता है।
राहुल गांधी के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप पीएम मोदी के खिलाफ ही क्यों लड़ रहे हैं? मिमिक्री तो आप उनकी भी करते हैं। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं मिमिक्री अगर करना होता तो फिर मैं तो राजपाल या क्या नाम परेश रावल है, उनके सामने लड़ लेता, उनकी भी करता था मैं। अच्छा। और हाँ, और भी हम आपसे थोड़ा सुना देंगे आपको। ठीक है। और ये कंगना जो अभी लड़ रही हैं, तो उनके सामने भी कई हैं जो कंगना की आवाज़ निकालती हैं, वो लड़ लेती है। ऐसा नहीं है, आवाज़ निकालने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ मैं। अगर राहुल गांधी जी पीएम होते और राहुल गांधी जी ने मेरे टैलेंट के साथ या किसी भी टैलेंट के साथ ऐसा किया होता, रोक लगाई होती, और आज वो वहाँ पे लड़ रहे होते, आज वही सूरत का और इंदौर जैसा मामला हो रहा होता, तो मैं उनके खिलाफ लड़ लेता। तो अब राहुल जी के सामने लड़ने से मतलब क्या है? वो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है श्याम रंगीला। वो चाहते हैं कि श्याम रंगीला चाहते हैं कि वो हेडलाइंस में आ जाएं। श्याम रंगीला चाहते हैं कि उनका यूट्यूब पे और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। सर, सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं, आप कोई इसमें हिस्ट्री भी निकल जाती है। मेरे 2018-19 के अंदर 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, और उसके बाद में फिर 2024 आ गया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। और उस पर वीडियो वगैरह सब जो डाले वो 6 महीने 4 महीने, कई बार 2 महीने में 2 वीडियो, कई बार 1 साल में 1 वीडियो। तो जब मेरा मन करता है मैं तब उस पर काम करता हूँ। मेरे को सब्सक्राइबर का लालच होता तो मैं कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं यूट्यूबर होगा जिसने 9,10,000-11,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में 1 मिलियन पहुँचने के लिए ये नहीं सोचा कि पहुँचाना है मेरे को। सब चाहते हैं कि 9 लाख हो गए अब तो 1 मिलियन। मुझे मतलब नहीं है सब्सक्राइबर से। आप मेरे व्यू देखोगे, व्यू जितने व्यू हैं उसमें व्यू के अंदर आप कंपैरिजन करोगे तो सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि सब्सक्राइब करो। मैंने कहा मैं कंटेंट डालता हूँ, अच्छा कंटेंट होगा, लोगों तक पहुँचेगा। अब प्रसिद्धि की जहाँ तक बात आती है तो इससे मैं सब्सक्राइबर बढ़ा के कर क्या लूँगा? अर्निंग सोर्स तो बनता ही है। नहीं, अर्निंग सोर्स तो मेरा जो था इवेंट का था, वो तो मेरे इवेंट वैसे ही बंद है, इवेंट में वैसे ही नहीं बुलाता कोई। और जो यूट्यूब है उस पर जितना मैं काम करता हूँ उतना मुझे वैसे ही मिल जाता है। प्रसिद्धि का मतलब ये है कि मैं अगर पहले से थोड़ा सा फेमस हूँ, थोड़ा सा लोग मुझे जानते हैं, तो अब क्या है कि मेरे ये ऐलान करने के बाद में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं क्यों लड़ोगे, तो मैं उस पर जवाब दे पाऊँगा। मेरा इतना सा मतलब है। अगर यही चीज़ कोई और करना चाहे, मेरी तरह थोड़ा फेमस कोई हो और उसके पास कोई लोग आ जाएं पूछने के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसे करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। मैं साइड हो जाऊँगा, वो कर लें। प्रसिद्धि की बात उसमें नहीं है, और बाकी अगर मिल रही है तो क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक पूरा आपके साथ लोग होते हैं, आपके पीछे 5 नेता आते हैं, आप स्कॉर्पियो से उतरते हैं, उसके बाद आपके अगल बगल लोग खड़े होते हैं, नामांकन जब भरने जा रहे होते हैं तो एक बड़ी भीड़ आपके साथ होती है। आप किस तरह से जाने वाले नामांकन के लिए? आप क्या करने वाले हैं उसके लिए? सर, ये सबसे बढ़िया आपने सवाल पूछा है। हम कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। हम ना तो मैं कोई चुनाव पहले लड़ा हूँ, ना मैं कोई ऐसा है कि बहुत तगड़े तरीके से लड़ने जा रहा हूँ। हमने जब अनाउंस किया था उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, हमें पब्लिसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों का विरोध ही देखने को मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता था। मैंने कर दिया अनाउंस, उसके बाद में लोगों का प्यार ही मिला है हमें। लोगों का प्यार मिला है, लोगों ने बोला है कि यार आपने जो मुद्दा उठाया है ना, ये कोई उठा नहीं सकता है और नहीं उठा सकता है। मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, कॉमेडी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नाम लेने से डरते हैं कि यार बस जितनी कॉमेडी करनी है उतनी करनी है, बस मोदी जी का नाम आ गया तो मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। एक चीज़ है, आप बार बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं कि आप इसलिए खड़े हुए क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो रहा था। साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि 2017 में आपका कॉमेडी का करियर जब बहुत उफान पर था, बहुत ऊपर था, उरूज पर था, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि आप नीचे चले गए। वज़न आपकी उस वाली बात में ज़्यादा लग रहा है कि वो ऐसा लगता है कि पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी कि मोदी या बीजेपी या उनके लोगों ने, उनकी वजह से आप आगे नहीं जा पाए। तो कोई एक बात, आप कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, लोकतंत्र वाली बात या आपकी पर्सनल बात? अगर मेरी पर्सनल बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती तो मैं 2019 में चुनाव लड़ देता। 2000 मेरे साथ 17 में ये हुआ था। अगर 17 वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती तो मैं 2019 में लड़ लेता कि मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो 2019 में मैं लड़ लेता। अब मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि अभी भी मेरा कोई लड़ने का प्लान नहीं था, लेकिन जब मैं कंटेंट बना रहा था यूट्यूब के लिए तो मैंने देखा सूरत के अंदर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो उधर चला गया, बाकी ने पर्चा उठा लिया। तो इसमें क्या है, लोगों को अचरज बड़ा हुआ, भक्त जो है वो खुश बहुत हुए कि यार ये देखो कितना बढ़िया हो गया, खाता खोल दिया, खबर आई कि खाता खुला, निर्विरोध बने।
जब वो खबर मैंने देखी तो मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे लगा यार निर्विरोध बहुत बढ़िया तगड़ा उदाहरण है यार लोकतंत्र में, वो लोग निर्विरोध बन गए यार सूरत के अंदर। बहुत, मैंने जैसे ही खबर खोली बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ही दुख हुआ। अब मैं, ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये चीज़ बता रहा हूँ, ये हर नागरिक को दुख होना चाहिए, हर बंदे को दुख होना चाहिए। मुझे हुआ नहीं हुआ, हर किसी को दुख होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है किसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का दूसरी पार्टी को समर्थन देकर बाकी पर्चा ही उठा लेते हैं, तो लोगों के वोट का तो अधिकार छीन गया ना सबका। किसने उनको निर्विरोध बनाया है? निर्विरोध वो होता है ना कि हाँ कोई लड़ेगा नहीं जी उनको बनाओ, वो होता है निर्विरोध। फिर मैंने उस पर कंटेंट बनाया, मैं कंटिन्यू रहा, मैंने कहा यार बहुत दुख की बात है लेकिन कॉमेडी करते हैं। थोड़े दिन बाद में इंदौर में वो समर्थन देते हुए पीछे वो सेल्फी स्माइल करते हुए आई, तब मैंने कहा अब जो है ना मेरे को लड़ना पड़ेगा, मेरे को उतरना पड़ेगा, और मैं उतर के मेरे जरिए लोगों तक ये चीज़ पहुंचाऊंगा कि ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मुझे तो मंजूर नहीं है भाई, और मेरे साथ जो है वो और आ जाओ और खुल के बोलो कि हमें मंजूर नहीं है। और ये बात मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुमित्रा महाजन जी का परसों मैंने बयान देखा। अब मैं तो अगर प्रसिद्धि पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉमेडियन हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम छोड़ के इधर लग गया। सुमित्रा महाजन जी तो बीजेपी की रही हैं फिर पुरानी, उन्होंने बोला है कि लोग नोटा पे भरोसा कर रहे हैं, नोटा अब दबाएंगे रोष में आकर के कि आपने ये बहुत गलत किया। ये कितनी बढ़िया बात है लोगों की, जिन लोगों ने उनको बोला और उन्होंने खुल करके मीडिया में बोला। मैं इस पॉइंट पे लड़ने के लिए आया था। काशी जाने वाले हैं, बनारस जाने वाले हैं, किस तरह से प्रचार करेंगे आप वहाँ जाके? क्या करेंगे, मतलब लोगों को जाके पहले क्या बताएंगे कि भाई मैं राजस्थान से आया हूँ? बिल्कुल यही बताऊंगा मैं। वैसे तो पता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, इतनी बढ़िया सब मीडिया वालों ने प्यार दिया और सहयोग दिया कि सब तक आवाज़ पहुंच गई। और अभी भी बनारस से मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। जब भी जाएंगे वहाँ पे 50 लोग आए, 100 लोग आए। कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए वहाँ, तो मतलब आपको डर महसूस नहीं हो रहा है चीज़? क्या होगा वहाँ? क्योंकि लोग सोचते हैं इस बारे में, थॉट प्रोसेस लोगों का होता है कि अरे, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आपको नहीं लग रहा है कि? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये क्या कर लेंगे भाई, नहीं क्या कर लेंगे मेरा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या कर लेंगे, वो वाली बात है सर। हमारे पास हमारे कुछ भी नहीं होगा, हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चांटा लगा देंगे, मेरे मुक्का मार देंगे, क्या कर लेंगे भाई, क्या ही कर लेंगे, मार ही लेंगे यार लास्ट। तो घर वालों को जब बताया कि भाई मैं पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था? भाई पहली चीज़ तो ये उनको पता ही न्यूज़ के जरिए लगा। अच्छा, आपने मतलब कैसे, कोई दोस्तों से सलाह तो की होगी, कुछ तो किया होगा कि यार भाई मैं जा रहा हूँ पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने? होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो भाई मैं तो जा रहा हूँ मोदी के खिलाफ लड़ने, तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहा है, ऐसे कुछ रिएक्शन? बिल्कुल यही था। जो 12-15 दिन पहले मैंने एक ट्वीट डाला था, मैंने कहा मैं लड़ लेता हूँ। क्या बैठे बैठे ख्याल आया आपको? कहीं पे खेत में थे, कहाँ थे आप, कहाँ बैठे? मैं जयपुर भी था। ख्याल इसलिए आया कि वो जो चीज़ें चल रही थी, ख्याल आया। मैंने कहा यार मतलब पर्चा ना उठा ले। मुझे ये था कि मोदी जी एक उदाहरण पेश करने के लिए निर्विरोध ना बन जाए इस बार। तो मैंने कहा यार मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ लेता हूँ ताकि पर्चा तो नहीं उठाऊंगा। अब वो लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया और मेरे मन में भी था, मैंने कहा यार मतलब लड़ना तो चाहिए। अगर मुझे पता होता ना, ये सही बात है कि अगर मुझे पता हो, अभी भी मुझे पता हो कि इस सीट से पर्चा लोग उठा लेंगे 15, 12, 10 लोग, 5 लोग, मैं आज वाराणसी छोड़ के वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा। मुझे पता नहीं है ना कौन सी सीट, मैं तो एक प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ कि वाराणसी के जरिए मैं पूरे देश में बताऊँ कि भाई ये जहाँ पे ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं वहाँ पे जाकर, अभी सूरत में जैसे हुआ तो सूरत की जनता को बोलना चाहिए अगले 5 साल के लिए कि आप कहाँ आ रहे हो, आपने क्यों किया, ये सारी चीज़ें उनको बोलनी चाहिए मुंह पे। जैसे उनको बोला है, किसी ने तो उनको बोला है नोटा दबाएंगे, ये किसी ने तो बोला है। जब ये खबर पहुंचेगी ना कि लोग कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, तो उनको लगेगा कि यार हमने गलत किया है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ मैंने लिख दी और फिर मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार भाई मैं लड़ लूँ क्या? तो बोले यार अपने मतलब तुम्हें पता है नहीं कुछ लड़ने का, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें कुछ नहीं। मैंने कहा यार बहुत कैसे नामांकन करना है, कब जाना है, कब तुम कभी गए ना वाराणसी का, तुमने मुंह नहीं देखा कभी, क्या कैसे लड़ोगे? हाँ, बता रहे थे कि कहीं का पान बना रसवाला करके वो गाना था, उतने कनेक्शन था। वो तो हमने मोदी जी की स्टाइल में बताइए, क्या कह रहे थे आप? वो तो यूं था कि पहली बार हम जाएंगे, पहली बार जब जाएंगे तो लोग कहेंगे कि सर आप तो पहली बार आ रहे हो, आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तब मैं मोदी जी के स्टाइल में बोलूँगा कि भाइयों बहनों, कौन कहता है बनारस से हमारा कोई पुराना नाता नहीं है, मैं तो बनारस को बचपन से जानता हूँ, मेरा तो बनारस से बचपन से जुड़ाव रहा है। भाइयों बहनों, बचपन में
मैंने गाना सुना, खई के पान बनारस वाला, मुझे पीड़ा हुई कि ये बनारस का पान मुझे कब मिलेगा। और इसलिए अब मैं आपके बनारस में आया हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरा जन्म गलती से कहीं और हो गया था, मैं तो यहीं पैदा होने वाला था, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। दिल जाएगा भरोसा जैसे मोदी जी ने दिलाया था। हम चूस के खाते हैं या काट के? सर मेरे से आप कठिन सवाल पूछ लो, मैं मोदी ओरिजिनल नहीं हूँ, मेरे से पूछ। लेकिन मिमिक्री करते हुए पीएम मोदी की कुछ बिहेवियर में कुछ चीज़ें आई हैं उनकी, मतलब कुछ भी चीज़ें जो आपको लगता है बतानी चाहिए? नहीं, बहुत बहुत चीज़ें आई है। एक तो उल्टी जो आई है ना, वो नींद है। मतलब मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, मैं लगभग 10 घंटे सो लेता हूँ। तो एक तो ये उल्टा हो गया है। बाकी अगर मैं कुछ कुर्ता पजामा अगर मैं पहन लेता हूँ और जैकेट पहन लेता हूँ ना, फिर मैं ओरिजिनल, मतलब यूँ लगता है मेरा आत्मा ही आ गया मोदी जी की। मैं फिर चलता भी वैसे यूँ, फिर कोई नहीं होता फिर भी मैं हाथ हिलाने लग जाता हूँ। कई बार घर वाले जैकेट वैकेट उतारते हैं कि पागल वागल हो जाएगा कुछ, इसके क्या हो गया। सपने में आए कभी मोदी जी आप? आते ही रहते हैं। क्या बोलते हैं? अभी सपने में संवाद जब होता होगा तो दोनों एक जैसे बात करते होंगे, परफेक्ट कौन लगता है? थोड़ा फ्री हो जाते हैं। एक कोई एक सपना बताओ। सपना देखो, अभी मैंने बताया था पिछले दिनों कि चाइना ने भारत में सड़क बना दी थी, तो मोदी जी सपने में आए थे। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा मोदी जी आपने पता किया क्या कि चाइना ने भारत में सड़क बना दी है, तो आप इस पर कुछ जवाब नहीं दोगे चाइना को? तो मोदी जी बोले, मैंने चाइना को कह दिया, चेंग वेई मामाशी यो जेंग ची गंजुई। मैंने कहा मोदी जी ये क्या है? तो मोदी जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो चाइना में जवाब दिया मोदी जी ने। मोदी जी के अलावा भी आप कुछ लोगों की मिमिक्री करते हैं। मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में संवाद हो अगर, तो क्या बातचीत होगी? दोनों का संवाद एक बार कनेक्ट करके बताइए। तो राहुल जी यही कह रहे हैं, देखिए भैया, देखिए मोदी जी ने कहा था 2014 में मोदी जी ने कहा कि भैया विकास होगा। आज 2024, विकास कहाँ है? आप जवाब दीजिए भैया, मुझे जवाब का सवाल चाहिए। तो अब मोदी जी बोले, शहजादे जी, हमने कहा था विकास होगा, हमने 2014 में कहा था विकास होगा, आज 2024 है, ये 10 सालों का विकास नहीं है तो क्या है? 14 से 24 पर आ गए, क्या ये विकास नहीं है क्या? आप पहले गुजरात के सीएम पर आरोप लगाते थे, अब आप देश के पीएम पर आरोप लगाते हैं। ये सीएम से आप पीएम पर आ गए, ये आपका विकास नहीं है क्या? इसी बीच में केजरीवाल जी आ गए कहीं से निकल के। केजरीवाल जी निकल नहीं सकते सर, बहुत मुश्किल हो रहा है, बीच में से नहीं निकल रहा। ये हम पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बोलो, कभी तो बाहर आएंगे। हाँ, ऐसे बोलो सर। तो केजरीवाल जी आए तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है जी, ये बहुत गलत हो रहा है, देश में बहुत गलत हो रहा है, मेरे को बताइए, बिना बात के अंदर कर दिया। हमने ऐसा क्या किया था जो अंदर कर दिया आपने? बाहर निकालो जी, हमें बाहर निकालो। तो ये आप बोल रहे थे परेश रावल के बारे में। परेश रावल जी हैं, हाँ परेश रावल जी हैं। परेश रावल जी भी यही कहेंगे, यार देवा उठा ले रे बाबा, उठा ले यार देवा, वाराणसी से चुनाव लड़ेगा रंगीला, उठा ले रे देवा, उसको उठा ले। मैं एक दिन आपकी एक वीडियो देख रहा था, भगवंत मान जी की मिमिक्री कर रहे थे। भगवंत मान जी खुद कॉमेडियन रहे हैं, पॉलिटिशियन हुए, मुख्यमंत्री बन गए। आप सोचते हैं कहीं ना कहीं कि वो वाला रास्ता लेना है? नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अब वो रास्ता जो है वो उनका अपना रास्ता है, वो बहुत पुराने समय से पॉलिटिकल चीज़ें करते रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है उनको। उतना एक्सपीरियंस हमें मिलेगा तब हम देखेंगे कि हाँ वही रास्ता है। अभी तो मैं कह नहीं सकता कुछ। एक्टर्स में से कोई ऐसा जिसकी मिमिक्री आप करते रहे हैं या आपको लगता है कि यार ये थोड़ा हार्ड पड़ता है यार करने में? क्योंकि कठिन सवाल आपने बोला कि पूछना है,
तो कोई ऐसा, या मैं अपने हिसाब से नाम ले सकता हूँ किसी का कि मैं नहीं, बोलूँ कि इसको मिमिक करके दिखाना और आप कर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत सुनना पड़ता है, बहुत, हाँ बहुत सुनना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस तो नहीं, मतलब सुनना बहुत पड़ता है, ऐसे कान के लगा के और पूरी रात सुनते रहते हैं, और फिर वो एक कभी कभी एकदम जा करके एकदम आवाज़ निकलती है, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस एकदम से वो आवाज़ निकल जाती है। तो हार्ड में मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए राजकुमार की आवाज़ बड़ी हार्ड थी, बॉलीवुड में राजकुमार जी की जो आवाज़ है। तो यानी ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो नोटबंदी की मार से, यानी हम जो हैं पैसे निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे। तो अब ये इतनी सी आवाज़ के बाद में ना गला मतलब एकदम ही हो जाता था कि अगली आवाज़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये तो बहुत हार्ड। तेज बहादुर यादव सेना में जवान थे हरियाणा के, उन्होंने भी मोदी जी के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने उनका पर्चा खारिज कर दिया था कुछ तकनीकी। तो क्या वो सारी तैयारी आपने पहले पूरी कर ली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ही पर्चा खारिज हो जाए? देखिए, हमने तैयारी तो पूरी कर ली है, हमारा एक ही डर है अभी कि पर्चा खारिज ना हो जाए। मैंने लिखा भी था, मैंने कहा पर्चा रद्द ना हो, हमने इसकी तैयारी भी की है। और क्योंकि मेरे पास ना कोई मेरा बैकग्राउंड में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ना मैं कोई विदेश से आया हूँ, तो बहुत कम मतलब ऐसे चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीड पड़ेंगी। लेकिन फिर भी हमने पूरी तैयारी करी है और हम कोशिश करेंगे कि पर्चा रद्द ना हो। रद्द नहीं हुआ तो फिर हमारी जीत है, हम ये समझेंगे। हमारी बात हो रही थी श्याम रंगीला से। श्याम बनारस के लिए निकलने वाले हैं, वहाँ से नामांकन भरेंगे। 1 जून को वाराणसी में पोलिंग होनी है, चुनाव होना है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे। आप ये वीडियो जनसत्ता के माध्यम से देख रहे थे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।